नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो आज मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और आज से हम शुरू करेंगे एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का जो गेस पेपर आया है। इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार हमेशा उस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही सिलेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियर इसके द्वारा ये बनाया गया है। तो आज हम पहला शुरू करते हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पार्ट 1 करेंगे, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन लेके आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए, माइक्रोमीटर से पहले हम क्या देखेंगे, शुरू करते हैं डेसी, सेंटी, मिली। डेसी को हम डी से डिनोट करते हैं, ये 10⁻⁻1 होता है। अगर मैं सेंटी की बात करूं तो सेंटी को सी से डिनोट करते हैं, इसका पावर होता है 10⁻²। इसके बाद आता है मिली, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका पावर होता है 10⁻3। इसके बाद आता है माइक्रो को म्यू से करते हैं, इसका पावर क्या हो जाता है 10⁻6। अब देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, ये तीन जो है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 होता है। उसके बाद जो माइक्रो आता है वो 10⁻6। अब माइक्रो के बाद नैनो का क्या हो जाता है, नैनो का हो जाएगा 10⁻9, यानी कि ये -6 से -9 हो जाएगा। उसके बाद नैनो के बाद आता है पिको को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, वो 10⁻12 हो जाएगा। उसके बाद आएगा फेमटो को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 10⁻15। ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। उसके बाद आता है एट्टो होता है 10⁻18। एट्टो के बाद आता है जेप्टो को जेड से स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा 10⁻2। यानी कि माइक्रो के बाद अगर हम बात करें तो 10⁻6, उसमें 3 प्लस होते जाता है, यानी -9, -12, -15, -18, -21। और ये आपको जेप्टो के बाद आता है येक्टो को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा 10⁻24। यानी हमसे पूछा गया है माइक्रो यानी कि 10⁻, माइक्रो का क्या है 10⁻6। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा शुरू से, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकाओं की इकाई एक समान होती है। कि इकाई किसकी एक समान होती है, कार्य और ऊर्जा की, बल और दाब का, या बल और संवेग का, या बल और कार्य का। तो देखिए, कार्य बराबर क्या होता है, अगर हम कार्य की बात करें, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो ये होता है, इसका अगर हम मात्रक देखें तो मात्रक इसका क्या होता है, जूल होता है। अगर हम ऊर्जा का देखें तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल बराबर क्या होता है, यानी एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका क्या हो जाता है, न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, किनका भौतिक मात्रा एक समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो किन भौतिक मात्रकाओं की इकाई एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा का। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या अभी हमने ऊपर वाला प्रश्न में यही देखा है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है। तो जूल, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ये वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। और आपका बल का सीजीएस मात्रक में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की। ये भर भर के कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये ना पूछा गया हो। पार्सेक की इकाई हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं। पार्सेक यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। पार्सेक जो होता है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। अगर एक पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा क्या होता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। कितना कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी कहाँ गया है? ये आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अदिश राशि के उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि के उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण हो। क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि की अगर मैं बात करूं तो अदिश राशि क्या हो जाएगा? उदाहरण द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब क्या होता है? ये आपका अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि क्या हो जाएगा? तापमान यहाँ अदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टेंट आर। ठीक है, वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा? ए और बी के बीच की कोण हमसे पूछा गया। देखिए, यदि कोई भी सदिश दिया रहे और ए और बी यानी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, अगर उसका परिणामी हमसे पूछे तो क्या होता है? हम लोग पढ़ें कि रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। जो cos थीटा क्या होता है? -1 से लेके एक के बीच में होता है। ठीक है, ये रिजल्टेंट का हम लोग पढ़े हैं। अब कह रहा है कि ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए और बी के बीच का थीटा क्या होगा? हमसे थीटा पूछा गया है कि हमसे थीटा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम जो फॉर्मूला लिखे हैं अगर उसमें वेक्टर ए प्लस बी का मान अगर हम आर करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट यही होता है ए स्क्वायर, इसको स्मॉल में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये रूट में है, ये रूट में है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या गिवन है? ए बराबर बी बराबर आर है। अब इन ये आर, ए और बी को सबको आर के बराबर हम कर देते हैं। अगर आर के बराबर कर देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना ए बी को आर गुना आर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर गुना आर cos थीटा। ठीक है, अब ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये 2r को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बराबर ये 2r स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ जाइए कि ये आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर, ये क्या यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का आर स्क्वायर बराबर ये आपका 2r स्क्वायर cos थीटा है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा यहाँ तो -1 बच जाएगा, ये 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब देखिए cos थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 कब होता है? यानी कि -1/2 कब होता है? जब ये थीटा को अगर ये कर दें हम 2 पाई, यानी कि पाई बराबर 180 में 360/3 अगर हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा? यानी कि ये 2π3 है। तो इस cos थीटा को ये -1/2 आता है cos 2π/3 बराबर ये cos थीटा हो जाएगा। तो cos से cos कट जाएगा
तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 2π/3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है कि तो क्या होगा। वस्तु नियत वेग से चलेगा, वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है, इसकी त्वरण शून्य है, या ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, या उपयुक्त सभी। अब देखिए इसमें क्या केस होता है। देखिए मान लीजिए वेग और समय ग्राफ के पूछा गया है, वेग और समय ग्राफ। मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेग और समय ग्राफ के बीच एक चित्र बनाता हूँ। देखिए ये समय का है, ये समय का है, इसके टी कर देते हैं, ये वेग का है, इसे भी कर देते हैं, यानी ऊपर वेग। अब देखिए इसमें 5 केस होता है। 5 केस जो है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। अगर ये चीज़ इस तरीके से होता है, अगर ये इस तरीके से जाएगा तो इसे कहते हैं कि त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो हम इसको कहते हैं कि त्वरण घटेगा। अगर यही इस तरीके से जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक समान त्वरण से जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं, अगर ये जाता है तो इसे कहते हैं एक समान त्वरण से जा रहा है, ये एक समान त्वरण से जा रहा है। अगर ये वेग समय वेग जो है समय के ग्राफ अक्ष के समानांतर जाता है तो हम कहते हैं कि एक समान वेग से जा रहा है। अगर ये इस तरीके से जाता है तो ये असंभव। ये 5 चित्र याद रखिएगा, ये पांचों चित्र जो है तो हम इसमें क्या कहेंगे, वस्तु नियत वेग से चल रही है। अगर वेग जो है समय ग्राफ का अक्ष, ये समय है, वेग जो है समय ग्राफ का अक्ष समानांतर है, तो ये क्या है, वस्तु नियत वेग से चल रही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति का जो दूसरा समीकरण है वो किस समय और बीच के संबंध देता है। तो गति का दूसरा जो समीकरण होता है ये स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रथम अगर हम बात करें, गति का प्रथम जो ये है वो आता है v बराबर u प्लस ए टी, यानी वेग समय को बताता है। ठीक है, दूसरा आता है आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या करता है, विस्थापन और समय को बताता है। तीसरा जो आता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या करता है, ये भी विस्थापन और वेग को बताता है। तो ये तीनों चीज अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, वेग में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन लगने वाले समय को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा मोबाइल प्रॉब्लम कर जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा कि कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यदि यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए कोई भी पिंड है, वेग v के साथ ऊपर की ओर फेंका। मान लीजिए यहाँ से हम किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, ये h ऊंचाई तक गया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। विस्थापन कुछ हुआ, विस्थापन हुआ नहीं हुआ, मैम हमने यहीं से फेंका। अगर आपने किसी चीज को अपने हाथों से ऊपर की ओर फेंका, वही सीधे आपके हाथों में नीचे आके गिर गया, आपके हाथ में आ गया, तो विस्थापन हुआ। आपने कहा बिल्कुल विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो अब हमसे पूछा गया है दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। दूरी बट्टा विस्थापन, दूरी कितना गया तो h ऊंचाई तक गया तो h, अब विस्थापन कितना हुआ तो एक को विस्थापन नहीं हुआ तो 0, तो h बट्टा 0 क्या, 1/0 अनंत।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो बिना बोले लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। अभी हमने बताया है कि समय और वेग के ग्राफ में क्या प्रदर्शित करता है। अगर ये इस तरीके से जाता है तो ये एक समान त्वरण से जाता है। हमने 5 चीज़ बताया है कि अगर सीधा जाएगा तो एक समान त्वरण जाएगा, अगर इस तरीके से जाएगा तो त्वरण बढ़ेगा, इस तरीके से जाएगा तो त्वरण घटेगा, इस तरीके से जाएगा तो एक समान वेग जाएगा। अगर ऐसे दिया रहता तो असंभव, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। इसका वेग दुगना कब होगा ये पूछा गया। अब देखिए, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सीलरेशन हो गया। प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए तो प्रारंभिक वेग इसका कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितने समय बाद दुगना हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि दुगना क्या होगा 100 से 200 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि समय क्या लगेगा। हम लगाएंगे भैया v बराबर u प्लस AT, एक फॉर्मूला हमको याद है, प्रथम गति नियम है, ठीक है। v हमको पता है, v हमारा 200 है, ठीक है, u हमारा 100 है, समय हमको 10, त्वरण हमको 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 गुना t, ठीक है। 100 इधर आएगा, 200 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100। 100 बराबर अगर 10t है तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ऑप्शन सी को हम मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। क्या होगी कुल दूरी क्या होगी। कुल दूरी हमसे पूछा गया है। सबसे पहले कहेंगे कि हमको ए दिख रहा है कि ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, टी हमको बोला गया है 8 सेकेंड, समय कितना त्वरण से 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। हमको दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमने कहा कि भाई द्वितीय गति का द्वितीय समीकरण हमको पता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। नाव की दूरी निकालना है, यू हमारा 0 है तो 0 गुना टी कर देंगे तो मामला 0 गुना 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2, त्वरण हमारा 3 है तो 3, टी कितना है 8, 8 8 64, 2 से 64 को काट देंगे 32 बार में, 32 कितना हो जाएगा 96 मीटर, यानी कि दूरी कितना हो जाएगी 96 मीटर। 96 मीटर होगा तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिए, समय हमको क्या दिया है जी, समय हमको दे दिया है 5 सेकेंड में, त्वरण हमको दे दिया है। देखिए ये चीज़ आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको साइन भी पता होना चाहिए, किसका साइन क्या होता है। समय का सेकेंड होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड, ये सब भी आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ए दिया है कितना, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण दे दिया है। हमसे कह रहा है प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है जय जी, तो 5 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी देख लें तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन अगर हम देख लें तो वेग में परिवर्तन कितना है 10 माइनस 5। अगर हम इसे u से डिनोट करें तो v2 माइनस v1 कर देंगे तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 से 10 हो रहा है। तो इसमें परिवर्तन कितना आ गया आपका
5 मीटर पर सेकेंड आ गया। द्वितीय नियम हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है तो 5, तो 5 गुना समय कितना दिया है तो 5 सेकेंड, तो 5 प्लस 1/2 त्वरण कितना दिया है 1, और समय हमको कितना दिया है तो समय आपका 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। अब इसमें गुना भाग कर लेंगे, 50 25, 25 प्लस 25/2 12.5 यानी कि 12.5 यानी कि 37.5 मीटर दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को धड़ाक से टिक करेंगे, हमारा आंसर आगे। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु पे हमसे पूछ रहा है कि वेग क्या होगा। ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर का नियम जो होता है मैं आपको बता दे। देखिए क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल यानी कि गति में एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होता है। वर्टिकल में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर पहला में क्या होता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा में हम यूज करते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर कोई वस्तु जो आता है ऊपर की ओर फेंका जाता है, और नीचे आने पर देखिए यहाँ पे 2 केस होता है, दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो एक क्या हो जाता है माइनस जी हो जाता है। जब माइनस जी होता है तो अगर पहला में लगाइएगा तो क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g's, यानी कि नीचे से ऊपर जाता है। अगर ऊपर से नीचे कोई वस्तु आता है, ऊपर से नीचे आता है तो अलग केस हो जाता है, ऊपर से नीचे आता है तो इसका त्वरण का मान क्या हो जाता है ए बराबर प्लस जी हो जाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि ऊपर से नीचे जाने और नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे से क्या आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इसका केस क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हम देखेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा u माइनस जी टी, तो u कितना है 0 हो जाएगा, v क्या हो जाएगा 0, u हमारा कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस जी कितना होता है 10, जी का मान क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा टी। तो यहाँ से अगर 10 टी बराबर 50 आता है तो यहाँ से टी का मान हमारा कितना आ जाएगा 5, टी का मान यहाँ से 5 सेकेंड आ जाएगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या, फिर फार्मूला लगाएंगे वी हमको निकालना प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो वी बराबर क्या लगाएंगे u प्लस जी टी। तो u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस समय कितना है 10, तो 10 गुना 5 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेती है। देखिए स्मॉल जी का मान यहाँ पे 9.8 लेना है। अब देखिए प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा 0, g का मान हमारा क्वेश्चन में दिया, इसको नहीं लिखते हैं। दूरी हमारा कितना दिया है 9.6 मीटर। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे ऊपर से तो वो गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, धरातल तक यानी कि इस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए इस का मान कितना है 19.6 है, यू हमारा 0 है तो 0 गुना टी में 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। हाफ जी का मान हमको 9.8 लेना है, तो 9.8 गुना टी स्क्वायर। अब इससे इसको काट देंगे, 2 चौके 8 4.9, अब 4.9 को अगर हम 90.6 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 19.6, तो टी स्क्वायर है तो ये आपका कटेगा आपका 4 बार में, तो ये 4 बार में काटेगा तो टी स्क्वायर बराबर 4, यानी कि टी का मान कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या हो जाएगा।
देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आपको समझिएगा, या इसको डायरेक्ट हम याद भी कर सकते हैं कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होता है तो प्रक्षेपण का कोण 45 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर 4 टाइम एक्स मैक्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर एच मैक्स क्या होता है, 4 एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी। या तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप याद, ये डायरेक्ट आप याद भी रखेंगे तो अच्छा होगा कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होता है तो प्रक्षेपण कोण का मान 45 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 36 से 45 डिग्री पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई एच तथा क्षैतिज परास आर्क में परस्पर संबंध क्या होते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही देखा है कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का ये होता है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन में क्या देखा है कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होता है, यानी कि आर बराबर 4 एच मैक्स के बराबर होता है, तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4h। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिमटा फायर टोंग किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और उत्तोलक क्या, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान कर देता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लोड पॉइंट, फलक्रम होता है और एफर्ट होता है। अब हमसे कह रहा है कि चिमटा, चिमटा जो होता है ये तृतीय प्रकार का ये होता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें क्या होता है, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कहीं रहे। आलम बिंदु यानी कि फलक्रम जो है बीच में रहेगा, बाद बाकी कहीं रहे। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय अगर श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है लोड बीच में रहता है, क्या रहता है, लोड बीच में रहता है, बाद बाकी कहीं रहे। तृतीय श्रेणी में इसमें क्या होता है, प्रयास बिंदु जो होता है, एफर्ट जो होता है वो बीच में रहता है, बाद बाकी कहीं रहे। ऐसे ही याद करना है, बीच में रहे बाद बाकी कहीं रहे। इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, दूसरा में लोड बीच में रहेगा, तीसरा में एफर्ट बीच में रहेगा। अब देखिए चिमटा अगर मान लीजिए चिमटा को बीच में रख के ये पकड़ा जाता है तो उसमें क्या रहता है, प्रयास बिंदु यानी कि एफर्ट जो होता है वो बीच में रहता है। तो ये किस प्रकार का ये हो जाएगा, तृतीय प्रकार का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है कि यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। यांत्रिक लाभ हमसे पूछा है। देखिए यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बट्टा आयास। क्या होता है, भार बट्टा आयास, या इसे हम कह सकते हैं आयास भुजा बट्टा भार भुजा। ये याद रखिएगा, आयास भुजा बट्टा भार भुजा, ये भी हमसे बोला जाता है। अब हमसे इसमें पूछा है कि यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा। तो भार कहाँ रहेगा, भार ऊपर रहेगा, भार ऊपर रहेगा तो W ऊपर रहेगा, और प्रयास नीचे रहेगा, ठीक है। प्रयास या आयास नीचे रहेगा तो P नीचे रहेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, W बट्टा P, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या हो जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है जी, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है जी, न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या हो जाएगा, जब दीवार पर फेंकिएगा तो दीवार से आपका रिटर्न होता है, तो ये न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों के ब्रेकिंग के पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो आपको घर्षण का सकारात्मक प्रभाव जो होता है, ठीक है, तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण के कारण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल भी एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा गति के विपरीत में कार्य करता है। कहाँ काम करता है? गति के विपरीत में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? तो आवर्ती गति होती है। क्या होती है? आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति क्या होती है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पाथ पर बार बार अपने गति को दोहराता है, उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी झूला है, झूला पे यहाँ बैठे हैं, तो आप यहाँ आइएगा, यहाँ आइएगा, ये गति जो होती है यही आवर्ती गति। आप आगे जाइएगा फिर पीछे आइएगा, आगे जाइएगा, यही झूला पे बैठ के आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आवर्ती गति यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण होता है। भर भर के सही में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण होता है रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ उदाहरण है न्यूटन का तृतीय गति के नियम के, कुछ उदाहरण है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, ये सब न्यूटन का तीसरा गति का नियम उदाहरण है, ठीक है। चलिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन गति के पहले नियम पर, किस पे होता है? न्यूटन गति के पहले नियम पर व्याख्यात किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से न्यूटन का दूसरा जो नियम होता है, न्यूटन के गति का पहला नियम अगर हम बात करें तो पहले नियम से हम क्या निकालते हैं? जड़त्व का नियम पहले के न्यूटन के गति के पहले नियम से निकलता है, ठीक है। और इसके नियम से क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी। कब तक? यदि जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा है, तब तक स्थिर रहेगा जब तक हम यहाँ से फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ ना कर दें। द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के क्या होती है? समानुपाती होता है। क्या होता है? उसके संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अगर मान लीजिए एफ फोर्स लगाया है, ये द्रव्यमान वस्तु है, ये यू से चला गया, तो इसमें क्या होता है? इसके आरोपित बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? संवेग में परिवर्तन के। यहीं से क्या निकल के आता है? एफ बराबर एम में। क्या निकल के आता है? एफ बराबर एम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं। किसके कारण नहीं हटता? तो जड़त्व के कारण नहीं हटता। हमने अभी पढ़ा है न्यूटन के पहले गति नियम से जड़त्व का नियम निकलता है। तो मेज पर रखी वस्तु तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम इस पर कोई बल लगा के इधर से इधर न कर दें। तो ये किसके कारण नहीं हटता है? तो जड़त्व के नियम के कारण नहीं हटता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम के उदाहरण? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह हमने बचपन ही से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो गति के तीसरा नियम के कारण, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? यानी प्राकृतिक में जो होगा वो कभी अकेले नहीं होगा। जड़त्व, बल, संवेग, वेग। देखिए आप जानते हैं कि बल प्राकृतिक में कभी भी अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि बल F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या होता है? बल प्राकृतिक में कभी भी अकेले नहीं रह सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है, घर्षण कभी भी बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। घर्षण बल जो होता है, अगर आप बल इधर लगाइएगा तो ये क्या करता है?
घर्षण बल दिशा के विपरीत में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप अगर मान लीजिए इधर घर्षण लगा रहे हैं तो बल इधर जा रहा है लेकिन घर्षण आपका इधर करेगा। क्या, घर्षण बल, बल की दिशा का, बल इधर लगेगा तो घर्षण इधर होगा, तो बल की दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ऑप्शन डी के क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे m कितना है, m 5 किलोग्राम, t यहाँ पे कितना है, तो t भैया यहाँ पे t हमारा 2 सेकंड है, t यहाँ पे 2 सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है 4 मीटर, मैंने इनिशियल से 4 मीटर और फाइनल 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो f का मान दिया है, f हमको निकालना है क्या है? हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m कितना है जी, m तो हमको 5 किलोग्राम दिया है। अब a निकालना है, तो a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, इसको लिख देंगे v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना फाइनल कितना है 7, 7 माइनस 4 बट्टा ये समय कितना है 2 सेकेंड है, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 5 गुना 3 बट्टा 2 यानी कि 15 बट्टा 2 यानी कि 7.5 न्यूटन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जो कहा जाता है ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या होता है, यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का वेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक हल्का है एक भारी है, अगर दोनों का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो हल्के पिंड की क्या होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्या होती है, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ चला गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, ये कई बार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैक्सिमम लोगों को ये याद भी होगा कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर अगर हम बात करें तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर अगर हम बात करें तो ये 1000 वाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 100 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर 1 किलोवाट घंटा के बारे में बात करें तो इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ये 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है, या इसे कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी कह सकते हैं। तो 36 गुना 10⁵ जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। अगर पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो इसके नए संवेग का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर इन दोनों में रिलेशन होता है p²/2m। अगर इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, p²/2। इसमें नए संवेग का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो p² बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक मान से कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, अब देखिए, संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, अगर ये दोनों में रिलेशन है तो देखिए, p काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अगर ये हाफ mv² है तो ये क्या हो जाएगा, p²/2m बराबर हाफ mv²। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये m, इस m को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये m को इधर लाएंगे तो ये m² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये m² हो जाएगा। ठीक है, ये m² हो जाएगा। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, p/, रुकिए 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में, अच्छा, p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, p और m पद में होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक बराबर क्या है, हाफ mv² इंटू, अगर हम m/m कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m/m, यानी कि हाफ mv, हाफ mv²। ये m/m करेंगे तो ये कट जाएगा, तो m² v² बटा क्या हो जाएगा, m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ये p²/2m हो जाएगा, यानी हाफ mv² क्या हो जाएगा, p²/2m। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, p²/2m। नेक्स्ट, आदर्श मशीन की दक्षता किसके बराबर होती है। तो आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है 100% होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दक्षता परसेंटेज क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच क्या कोण हो जाएगा। तो बल और विस्थापन के बीच यानी W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। F कितना दिया है, तो 20 न्यूटन दिया है, F का मान कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 2 दिया है और 20 जूल कार्य करता है, तो कोण क्या हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर 20 बराबर 20 गुना 2 cos थीटा। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर cos थीटा। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल यदि यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया, तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा। तो F बराबर 0 है तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हम जानते हैं Fs होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v गुना तक कर दिया जाए, यानी कि उसका दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। दुगुना करने पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ई के बराबर हम कह दें कि हाफ mv²। अगर इसके वेलोसिटी को दुगना कर देंगे तो दुगना करेंगे तो हाफ, ये पुराना वाला है, नया क्या हो जाएगा, m गुना 2v²। तो ये कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, हाफ m
वी स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, अब ये 4 गुना 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दिया है। द्रव्यमान यानी कि एम कितना दिया है, 15 किलोग्राम दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 120, 120 बराबर 1/2 15 गुना वी स्क्वायर। अब 15 से 120 को काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। ये 8 दूना 16, वी स्क्वायर बराबर 16, तो वी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वो 1 किलोग्राम की एक स्थिर अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या होता है, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग जो होता है वो क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम पहले v निकालेंगे। जब v हमारे पास निकल जाएगा तो ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम, एम कितना हो गया 20, 10 मीटर यानी कि एच कितना हो गया 10। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच, कुछ नहीं करना है, 20 गुना जी 10 एच 10, 10 दहा 100, 20, 2000 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का एक सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। एम कितना है जी, तो एम बराबर 10 किलोग्राम है। एच कितना है, तो 1.2 मीटर है। लगा देंगे डब्ल्यू बराबर एम जी एच। एम जी एच एम कितना है 10, 10 गुना 1.2 गुना 10, 10 गुना 1.2 यानी कि 12 दहा 120 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम एक सामान लेता है, भूमि से इतना मीटर ऊपर चलता है। ये भी क्वेश्चन सेम है, पिछला वाला डब्ल्यू बराबर एम जी लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 49 तक याद करेंगे। यदि व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर की ऊपर रख लेता है, यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा। इसको भी कुछ नहीं करना है, पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या करना है, पीई बराबर एम जी एच लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आप कमेंट में करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।